गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। फिर कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए थे उनके आंसर देख लीजिए और मैच कर लीजिए। जिसके जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पूछ लीजिएगा कि इस वाले में इसका आंसर ऐसे कैसे हुआ है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एक जो मैंने आपका ब्रिज कंपाउंड, उनके आईयूपीएसी नाम बताए थे कि ब्रिज कंपाउंड यदि होता है, ब्रिज कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी यदि कोई लिगेंड दो केंद्रीय धातु आयनों को यदि आपस में जोड़ता है या बंध बनाता है, वे लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं, ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं। उनके आईयूपीएसी नाम मैंने बताए थे, यानी उसमें रूल तो वो कि वो ध्यान में रखने हैं, लेकिन ब्रिज कंपाउंड जो है उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा और उससे पहले ग्रीक वर्ड जो है वो म्यू जो है वो काम में लिया जाएगा। इतना सारा डिस्कशन अपन ने लास्ट वाले वीडियो में किया था। तो देखिए, मैंने जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था NH3 CO NH2 O2 और CO NH3 4+। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मैंने आपको दिया था। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो नाम जब लिखेंगे तो पहले यहाँ जो दिया हुआ है लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड है, देखिए लिगेंड क्या है, इसमें लिगेंड है अमीन। कितने अमीन हैं, 4 अमीन हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन। 2 बार ए आ रहा है तो अपन एक बार ए लिखेंगे क्योंकि एक साथ में लिखना है, तो टेट्रा अमीन हो जाएगा। फिर और कोई लिगेंड है नहीं, क्या है, कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। यहाँ लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन निकालेंगे तो यानी 2 केंद्रीय धातु आयन है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम है, 2x हो जाएगा, प्लस NH3 पे चार्ज 0, NH3 न्यूट्रल है, चार्ज 0, 4 से मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, प्लस NH2 एमिडो, एमिडो पे चार्ज कितना होता है, -1, नंबर कितना है इसका 1। अब ये देखिए O2, यानी 11th क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, यानी जहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट अपन ने पढ़े थे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के एलिमेंट, तो वहाँ अपन ने ऑक्साइड भी बनाया था, प्रोक्साइड भी बनाया था और सुपर ऑक्साइड भी बनाया था कि पोटेशियम और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम है वो प्रोक्साइड भी बनाता है। यानी जैसे सोडियम है Na2O2, तो ये तो क्या होगा, सोडियम प्रोक्साइड। ये क्या होगा, सोडियम का ऑक्साइड। और KO2 RbO2, ये क्या है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, O-2, तो ये तो क्या कहलाता है, ऑक्साइड। प्रोक्साइड, प्रोक्साइड में क्या है, O2-2, तो ये क्या कहलाता है, प्रोक्साइड कहलाता है। यानी इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ, इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, मतलब इसकी किस फॉर्म में है, O2-2 की फॉर्म में है यहाँ पर। तो सोडियम प्रोक्साइड, तो यहाँ कौन सा ऑक्साइड है, प्रोक्साइड, यहाँ K+1 और इसके ऊपर कितना है, -1। यानी ये जो ऑक्सीकरण अंक है ये पोटेशियम का नहीं है, यहाँ O2- जो है वो किस रूप में है, सुपर ऑक्साइड के रूप में है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, सुपर ऑक्सो। ऑक्सो, परऑक्सो और सुपर ऑक्सो, ये होते हैं इनके नाम, ऑक्सो, परऑक्सो और ये होता है सुपर ऑक्सो। ये ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये पेरोक्साइड का निर्माण करता है और ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। चार्ज कितना है, -1। एमिडो पे कितना है, -1। तो नंबर कितना है इनका, 1-1, यानी ये 2 नहीं है, O2- के रूप में है यहाँ पर ये, प्लस ये तो 2x हो गया साथ में, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0,
इज इक्वल टू, ये कितना है प्लस का 4। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2, इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 2 तो प्लस का 6 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी प्रत्येक कोबाल्ट वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो कोबाल्ट थर्ड। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ये जो ब्रिज लिगेंड है इन ब्रिज लिगेंडों के नाम लिखेंगे। तो ब्रिज लिगेंड क्या है म्यू, ब्रिज लिगेंड के नाम के पहले क्या लगाएंगे म्यू लगाएंगे। अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, अल्फाबेट में ये हाइफन लगा देंगे जोड़ने के लिए, पूरा नाम एक साथ में लिखेंगे पूरे समन्वय मंडल का। तो म्यू एमिडो, एमिडो म्यू सुपरऑक्सो, म्यू सुपरऑक्सो, ऑक्सो परोक्सो सुपरऑक्सो तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो म्यू एमिडो म्यू सुपरऑक्सो। उसके पश्चात क्या आ गया, फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट क्या हो जाएगा थर्ड। अब कोबाल्टेट भी नहीं आएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या है धनात्मक है, धनायन या उदासीन है, तो वैसा का वैसा लिखते हैं। यहाँ आयन लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है, कोबाल्ट थर्ड आयन ये हो जाएगा इसका सही IUPAC नाम। ये तो था ब्रिज कंपाउंड का। फिर मैंने PDF में दिए हैं 8-10 एग्जाम्पल, उनके देखिए उनके आंसर क्या होंगे। पहले का आंसर मैं आंसर बता देती हूँ, फिर मैच कर लेना जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो। यानी पहला मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है K2HgCl4, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। अब यहाँ देखिए आयनिक मंडल है और समन्वय मंडल है, इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, पोटेशियम +1 और यहाँ जो चार्ज है ये किसका है HgCl4 -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका नाम मरकरी होता है। तो नाम क्या हो जाएगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब इसका अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, पोटेशियम टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, या तो इससे निकाल लीजिए कि इसका X हो गया, या पूरे का निकाल लीजिए कि X क्लोरीन पे -1 × 4 = -2 पक्षांतरण करेंगे तो +4 क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, या पूरे का निकाल लीजिए 1 × पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पोटेशियम है प्लस X जो है Hg का है प्लस -1 × 4 = यहाँ क्या है 0, तो ऐसे निकाल लीजिए। एक ही बात है, मान कितना आएगा +2 आएगा, तो वो अपन रोमन संख्या में लिख देंगे, तो ये होगा इसका सही आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम, आयनिक मंडल का पहले नाम लिखेंगे। अब अल्फाबेट में पहले कौन आता है अमीनो, कितना अमीनो है 1 अमीनो, तो नाम इसका हो जाएगा पोटेशियम अमीनो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब इसका नाम क्या होगा प्लेटिनेट होगा। प्लेटिनेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है +1 और यहाँ कितना -1, इसका चार्ज यहाँ आया तभी तो पोटेशियम 1 है, और यहाँ इसका चार्ज आया तभी तो ये 1 है, मतलब यहाँ पर चार्ज ये धनायनिक स्पीसीज है और ये ऋणायनिक। तो नाम क्या होगा पोटेशियम अमीनो ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट, 8 लगाएंगे ऋणात्मक है, प्लेटिनेट कौन सा ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा -3 + 1, तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, थर्ड वाला ये था सोडियम डाइसाइनो, ये ऋणात्मक स्पीसीज है, ये धनात्मक ओरेट, ओरेट कितना हो जाएगा +1 -2 से ओरेट फर्स्ट हो जाएगा, तो सोडियम डाइसाइनो ओरेट फर्स्ट, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा Na3CO
NO2 इसका नाम क्या होगा? सोडियम, केवल सोडियम लिखेंगे, ट्राई सोडियम नहीं लिख करके। सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। फिफ्थ वाले का आंसर, फिफ्थ का ये है पोटेशियम। अब पेंटासाइनो, एनो क्या होता है? नाइट्रोसिल, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है। पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अगले वाला आंसर देखिए, यानी ये वाला क्वेश्चन है PTBrCl NO2 NH3, इसका आंसर क्या होगा? सोडियम। फिर इनमें 4 लिगेंड है, अल्फाबेट में पहले कौन आता है? ब्रोमो। कितना ब्रोमो? एक ब्रोमो, तो केवल ब्रोमो लिखना। ब्रोमो, क्लोरो, पहले अमीनो आएगा, NH3 A भी है, तो अमीनो, ब्रोमो, A आ गया, फिर B आ गया, फिर क्लोरो और फिर नाइट्रो। अब प्लेटिनेट 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। समन्वय मंडल जो है वो ऋणात्मक है। प्लेटिनेट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? 1 2 माइनस का कितना हो गया? माइनस का 1 2 3 प्लस का 1 गया 2, प्लेटिनेट सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले वाले का देखिए, 7 वाले का आंसर क्या होगा? 7 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक है, यानी इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर। इस स्थिति में देखिए 2 लिगेंड हैं, एक एक्वा है, एक अमीन है, तो अमीन पहले आएगा, यानी अमीन। तो फर्स्ट लेटर यदि सेम है तो सेकंड लेटर देखेंगे अपन, जैसे आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखे जाते हैं रजिस्टर में, उसी तरीके से MNOPQ, M पहले आता है तो अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2, पूरे पे 0, पक्षांतरण करेंगे +2, तो क्या हो जाएगा? कॉपर सेकेंड आयन हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक स्पीसीज है। आगे क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। अब देखिए अगला वाला 8 वाला मैंने आपको क्या बताया था? ये वाला बताया था कि इसका बताना आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा? डाईग्लाइसिनेटो, GLY जहाँ भी लिखा हुआ है तो इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो चार्ज होता है -1। ग्लाइसिनेटो न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर की आयन नहीं है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लाइसिनेटो, कॉपर। ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? सेकंड आएगा। डाईग्लाइसिनेटो, डाईग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो कितने हैं? 2 हैं, तो डाईग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड हो जाएगा। चार्ज इसके ऊपर कुछ है नहीं, यानी +2 -2, पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। 9 का एग्जाम्पल क्या बताया था, यानी इसका बताना आपको। तो लिथियम, ये क्या है? नेगेटिव संकुल +1, इसके ऊपर -1। H का क्या होता है? H- लिगेंड के रूप में हाइड्रिडो, तो टेट्रा हाइड्रिडो। लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो -1 है, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल्यूमिनेट। 8 लगाएंगे, फिर छोटे वाले ब्रैकेट में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? +1 -4, तो आ जाएगा 3। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड बहुत बार पूछा जाता है ये वाला एग्जाम्पल। LiAlH4 जो है इस संकुल का नाम क्या होता है? तो ये आपको लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। अब देखिए लास्ट वाला है NaBH4, इसका आंसर क्या होगा? सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो, यानी यहाँ +1 है तो यहाँ कितना है? -1। टेट्रा हाइड्रिडो ये बोरोन होता है, तो क्या हो जाएगा? 8 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है? -1। बोरेट कितना आएगा? -4 +1, बोरेट थर्ड हो जाएगा। सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट थर्ड, ये होगा इसका आंसर।
फिर भी IUPAC नेम में किसी की कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। अब देखिए ये इनके आंसर हो गए जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक स्टूडेंट ने अब पहले तो बताया नहीं, मैंने पहले 2-3 बार पूछा था कि चैप्टर नंबर 7 और 8 जो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो साथ में बना दूंगी, सारे क्वेश्चनों के आंसर बता दूंगी। लेकिन अब नींद खुली है उस स्टूडेंट की। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में सेकंड का बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा, यानी उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्रोमियम जो है यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और मैंगनीज जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, इस अवस्था में यानी इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होता है आर्गन, यानी वैसे यदि क्रोमियम का लिखा जाए आर्गन 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का, और मैंगनीज का यदि बात करूं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2 होता है। अब देखिए क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका विन्यास क्या होगा D4 होगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका विन्यास क्या होगा 2 और 1 3 तो D4 होगा, यानी 4s0 4s0। अब क्रोमियम का तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास D4 होता है और मैंगनीज का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास क्या होता है D4 होता है, यानी दोनों का विन्यास D4 है। लेकिन क्रोमियम जो है वो क्या होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, अपचायक की तरह बिहेव करता है, और मैंगनीज जो वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और मैंगनीज +3 ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों का विन्यास सेम है, लेकिन ये अपचायक की तरह बिहेव करता है और ये ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। तो पहले तो ये वर्ड क्लियर होने चाहिए, अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो क्रोमियम +2 जो है ये क्या करेगा, अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी किस में जाएगा ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी एक इलेक्ट्रॉन और कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन और कम होगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, और इस अवस्था में इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो ऋणात्मक होता है वो 0.41 वोल्ट होता है। जबकि मैंगनीज जो है ये क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था से यानी ऑक्सीकारक की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इस ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है तो इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है 1.5 वोल्ट होता है। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 11th क्लास में फर्स्ट वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पढ़ा था कि लिथियम प्रबल अपचायक है, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान जिसका ऋणात्मक होता है वो अपचायक होता है और जिसका धनात्मक होता है, यानी लिथियम जो है उसमें सबसे ऊपर है वो प्रबलतम अपचायक और फ्लोरीन सबसे नीचे है वो क्या है प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यानी तो ऋणात्मक मान किसका है, इसका मान है। तो इस मान से क्या पता चल रहा है कि इसने क्या किया है, क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जब गया है उस अवस्था में इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्याग किए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये अपचायक की तरह बिहेव करता है। या मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान से ये पता चलता है कि जिसका मान यानी ज़्यादा ऋणात्मक होता है तो वो क्या होता है अपचायक की तरह बिहेव करता है, और जिसका धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक की तरह। या फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपचयन होगा, त्याग करेगा ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ अपचायक होते हैं और ये ऑक्सीकारक होते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी इस स्थिति में इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ये ऋणात्मक जिसका होता है वो प्रबलतम अपचायक और ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं समावयवता क्या होती है, यानी उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता जो है वो कितने प्रकार की होती है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की समावयवता दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार की समावयवता है, तो वो तो एग्जाम्पल दिए होते हैं। समावयवता का नाम बताना है या समावयवता का नाम दिया होता है कि समावयवता का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, और यह आपके पर्सनली पूछ लिया जाएगा कि ये जो समावयवता है इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो अपना जो टॉपिक है वो है उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। समावयवता सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, यानी समावयवता क्या होती है। आइसोमेरिज्म दो या दो से अधिक यौगिक, यानी दो हो या उससे ज्यादा हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हों लेकिन उनकी संरचना में क्या हो, भिन्नता हो या त्रिविम व्यवस्था, उनकी स्टीरियो जो अरेंजमेंट है 3D अरेंजमेंट जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। समावयवता जो है दो प्रकार की, यानी यौगिकों द्वारा दो प्रकार की समावयवता जो है वो प्रदर्शित की जाती है। एक तो संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता संरचनात्मक समावयवता में अपन पढ़ेंगे इसके जो प्रकार हैं, यानी इसमें पढ़ेंगे आयनन समावयवता, बंधक समावयवता या बंधन समावयवता, एक ही बात है, कुछ भी लिखा हुआ हो, इंग्लिश वर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये आपको ध्यान रखना है, बंधक लिखा हुआ हो चाहे बंधन लिखा हुआ हो। तीसरी है हाइड्रेट समावयवता, चौथी जो है वो है उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता। अगली जो है वो है लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता। अगली जो है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो होगी उपसह संयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता, और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण समावयवता या उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता या बहुलकीकरण समावयवता। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। त्रिविम समावयवता के दो प्रकार हैं, ज्यामितीय समावयवता और दूसरी जो है वो है प्रकाशिक समावयवता। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता क्या होती है और संरचनात्मक समावयवता के ये जो प्रकार हैं इन प्रकारों की यानी डेफिनेशन क्या होगी, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, संरचनात्मक समावयवता की। कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, तो यौगिक जिनके यानी उपसह संयोजक यौगिकों में पढ़ रहे हैं तो लिख देंगे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना में क्या पाई जाती है, यानी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। संरचना में भिन्नता पाई जाती हो उन्हें क्या कहते हैं, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। और इस समावयवता को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं।
संरचनात्मक समावयवता में पहली जो समावयवता है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में यानी इस समावयवता में क्या होता है, यौगिक का अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है अणुसूत्र समान होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब स्ट्रक्चर में क्या भिन्नता होगी। अब ये जो उपसह संयोजक यौगिक है उसके विलयन का अपन यानी उपसह संयोजक यौगिक का विलयन बनाएंगे तो उससे आयन प्राप्त होंगे। अब आयन जो है दो उपसह संयोजक यौगिक, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, अणुसूत्र तो दोनों के समान होंगे लेकिन दोनों से प्राप्त आयन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO Br NH3 SO4 और दूसरा देखिए NH3 SO4 और Br। ये दो उपसह संयोजक यौगिक हैं। दोनों उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र कैसे, इसमें भी कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, इसमें क्या है Br है, इसमें भी क्या है Br है। अब ये नहीं देखना है कि यानी अणुसूत्र समान होना चाहिए, मतलब जैसा उसमें है वैसा ही उसमें है, चाहे वो लिखा हुआ किसी भी तरीके से है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है चाहे बाहर है, चाहे वो आयनिक मंडल है चाहे वो समन्वय मंडल का भाग है। अपन को तो अणुसूत्र देखना है कि अणुसूत्र जो है वो सेम है या नहीं है। Br इसमें है, इसमें भी एक ही है, NH3 है, इसमें भी NH3 है, SO4 है, यानी मोलिकुलर वेट जो होगा वो तो क्या होगा, सेम होगा। अणुसूत्र क्या है, समान है। अणुसूत्र समान है लेकिन इनका जब विलयन बनाते हैं, इनको डिजोल्व करते हैं, तो इस स्थिति में इनसे प्राप्त आयन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी यहाँ कौन सा आयन प्राप्त होगा, सल्फेट आयन प्राप्त होगा, SO4-2 और ये +2। इसको डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, Br-, यानी इससे क्या प्राप्त हो रहा है, सल्फेट आयन, और इससे Br-, ब्रोमाइड आयन प्राप्त हो रहा है। दोनों के आपको क्या लिखने हैं, IUPAC नाम लिखने हैं, यानी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के IUPAC नाम क्या होंगे, तो इनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। ये जो एग्जाम्पल है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देखिए इससे प्राप्त आयन ये है, इससे प्राप्त आयन ये है, तो इस स्थिति में देखिए अपन इसकी क्रिया करवा दें BaCl2 के साथ, तो इस स्थिति में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देगा। इसकी क्रिया करवा दें सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो किसका अवक्षेप देगा, AgBr का अवक्षेप दे देगा, क्योंकि आयन कौन से हैं इनमें, यही आयन है, यही क्रिया करेंगे। ये जो समन्वय मंडल है इसके अंदर का कोई भी आयन जो है वो इसके साथ में नहीं जुड़ेगा, तो यानी यहाँ से AgBr का अवक्षेप आएगा, यहाँ BaSO4 का अवक्षेप आएगा। कहने का मतलब जो है यानी आयनन समावयवता वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके विलयन से प्राप्त आयन डिफरेंट डिफरेंट यदि होते हैं, इसके विलयन से प्राप्त आयन क्या होगा, सल्फेट, इसके Br-, जबकि दोनों के अणुसूत्र क्या हैं, समान हैं, तो इस प्रकार की समावयवता कहलाती है आयनन समावयवता। और इस प्रकार की समावयवता किन उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाएगी, जिनमें क्या उपस्थित है, आयनिक मंडल या प्रति आयन उपस्थित है। इसको प्रति आयन भी बोला जाता है, प्रति आयन बोल दो चाहे इसको आयनिक मंडल बोल दो, तो उन उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें प्रति आयन उपस्थित हो। यदि ये भार उपस्थित नहीं होगा तो इसके तो आयन बाहर जाएंगे नहीं, फिर इसका आयनाइजेशन, क्योंकि आयनीकृत भाग यही है, फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे पाई जाएगी। और एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे CrCl NO2 NH3 और CrCl2 NH3 NO2। अब देखिए दोनों का अणुसूत्र समान है या नहीं है। Cr इसमें एक है, इसमें एक है, Cl2 इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, NH3 4 है, इसमें भी कितने हैं, 4 हैं, NO2 इसमें एक है, इसमें भी क्या है, एक है।
इन दोनों यौगिकों के सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं, ताकि आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जहाँ भी उपसहसंयोजक यौगिक दिखे आपको पहले उसका IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए इस विलयन का आयन कौन से आयन देगा? Cl-, ये क्या देगा? NO2-, यानी AgNO3 के साथ क्रिया करवाएं और किसी के साथ में क्रिया कराएं तो किसका अवक्षेप देगा? ये क्लोराइड का देगा। तो देखिए यहाँ आयन जो है वो आयन क्या है? डिफरेंट है, लेकिन अणुसूत्र क्या है? समान है। तो इस स्थिति में यानी इनका विलयन जो है उसका कलर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में जो है वो कौन से आयन उपस्थित है? क्लोराइड आयन। एक में कौन से उपस्थित है? नाइट्रो आयन NO2- उपस्थित है। तो यानी आयन में क्या होती है? भिन्नता होती है। आयन उनमें क्या होते हैं? प्राप्त आयन उनसे भिन्न होते हैं, लेकिन अणुसूत्र समान होता है। इस प्रकार की समवायता क्या कहलाती है? आयनन समवायता कहलाती है। बाकी की जो समवायता, इन चारों के जो IUPAC नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। बाकी की जो समवायता है अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।